Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, to complete our today's lecture, hopefully you have understood that in this problem number 2, what we have done, we have taken input of three numbers and then we have compared them in a decisional statement of if, else if, and we have find that with step 2 we can compare if n1 is greater than n2 and n1 is greater than n3, then set large is equal to n1. मीन्स के जो आपका सेट लार्ज इज इक्वल टू n1 का प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी इस कंडीशन के ऊपर कि अगर n1 जो है वो n2 और n3 दोनों से बड़ा हुआ देन n1 जो है वो सबसे बड़ा होगा और हम लार्ज के वेरिएबल को असाइन कर देंगे। और इसी तरह से एल्स इफ के साथ हमने n2 और n2 को भी कंपेयर करके देख लिया, n3 से वो बड़ा हुआ तो तब वो लार्ज को मिलेगा, लार्ज के वेरिएबल को असाइन होगा। अदरवाइज जब ये दोनों कंडीशंस जो है फॉल्स हो रही हैं तो लास्ट की एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसमें अब लास्ट के एल्स के साथ देखें कोई कंडीशन नहीं आ रही, जस्ट उसका प्रोसेस आ रहा है कि सेट कर दो लार्ज को n इज इक्वल टू 3, लार्ज इज इक्वल टू n3 का वैल्यू जो होगी वो लार्ज को मिल जाएगी और यहाँ पर आपकी एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर हो जाएगी और इसके एंड होने पर हमारे पास लार्ज जो है वो आइडेंटिफाई होकर आ जाएगा, चाहे वो n1 है, n2 है या n3 है, वो हमारे पास अलग हो जाएगा और उसके साथ ही हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, टू असाइन द ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन अचीव्ड मार्क्स। जिस तरह आप देखें अभी आपके असेसमेंट्स हो रही हैं, ओके ये तो असेसमेंट्स हैं, बट जब आपकी टर्मिनल एग्जाम्स हो रहे हैं या एनुअल एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपकी ग्रेडिंग होती है और आपको आपके सब्जेक्ट के ऑब्टेन मार्क्स पर या ओवरऑल आपके ग्रैंड टोटल के ऊपर ऑब्टेन के ऊपर आपको क्या मिलते हैं, ग्रेड्स मिलते हैं। तो एक्चुअली किस तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक प्रोग्राम बना सकते हैं, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम है टू असाइन अ ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव्ड मार्क्स। जो स्टूडेंट अचीव कर रहा है किसी सब्जेक्ट में उसकी बेस पर उसे ग्रेड असाइन करना है। तो एल्गोरिथम में हमने करना क्या है, ग्रेड असाइन करना है टू अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को किस तरह ग्रेड करना है, उसके ऑब्टेन मार्क्स की बेस पर। तो यहाँ पर सिंपल एक सिंगल इनपुट हमने लेनी है। स्टेप 1 पर क्या है, रीड करो जी सब्जेक्ट मार्क्स। अब जब सब्जेक्ट मार्क्स आ गए तो हमारी पिछली एग्जांपल किस तरह ये भी क्या है, कंपैरेटिव हमारे पास प्रोग्राम है, कंपैरिजंस करने इसके अंदर हमने और रिपीटेड कंपैरिजंस करने हैं। ग्रेड्स ओवरऑल कितने होते हैं आपको पता है, एक्स ग्रेड से जैसे हम एमपीएस में स्टार्ट लेते हैं, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट ले रहा है किस पर, ए प्लस से स्टार्ट ले रहा है, ठीक है। यानी अब वो ए प्लस कौन से सब्जेक्ट को कितनी नंबर कितने मार्क्स हों किसी सब्जेक्ट के अंदर तो तब उसको ए प्लस मिलेगा। ये आपके जनरल क्राइटेरिया पर भी डिपेंड करता है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक हम ग्रेडिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ इस एग्जांपल के अंदर देखें तो क्या है, इफ सब्जेक्ट मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, यानी आपके ऑब्टेन मार्क्स जो हैं सब्जेक्ट के अंदर अगर वो एग्जैक्ट 80 हैं या 80 से बड़े हैं, लेस ग्रेटर देन और इक्वल है, यानी दो ऑपरेटर इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर, ग्रेटर भी और इक्वल का भी ऑपरेटर, यानी आपका ऑब्टेन मार्क्स जो है वो 80 हो या उससे बड़े हो, सेट ग्रेड इज इक्वल टू ए प्लस। यानी कि आपको ए प्लस ग्रेड किस वक्त मिलेगा, जब आपके ऑब्टेन मार्क्स सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट मार्क्स जो हैं वो क्या होंगे, 80 होंगे या उससे बड़े होंगे। यानी ये 90 भी हो सकते हैं, 85 भी हो सकते हैं, 92 भी, 93 अप टू कहाँ तक, अप टू तक की कोई रेंज नहीं है यहाँ पर। ये एक लॉजिकली इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास थोड़ा सा ये एक मिस्टेक आ रही है क्योंकि हमने अपर लिमिट को भी क्या करना होता है, सेट करना होता है, ठीक है। अपर लिमिट 100 तक ही हम एक मार्क्स सब्जेक्ट के अंदर रखते हैं, 100 मार्क्स के अंदर, ये 100% के अंदर ही आपको मार्क्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके सब्जेक्टिव मार्क्स या सब्जेक्टिव टोटल मार्क्स जो हैं वो भी आपके कंफर्म होते हैं, उनमें से आप ऑब्टेन मार्क्स ले रहे होते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर ये थोड़ी सी लॉजिकल मिस्टेक आती है कि इफ सब्जेक्ट मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 तो ठीक है, लेकिन इसकी अपर लिमिट क्या होगी,
अब ग्रेटर देन 200 भी ग्रेटर होता है 80 से, 300 भी ग्रेटर है, लेकिन हम वहां तक नहीं जा रहे, हम एक सब्जेक्ट के ऑब्टेन मार्क्स तक जाते हैं। तो अगर ये एग्जाम्पल 100 मार्क्स के लिहाज से है तो इसकी अपर लिमिट क्या होनी चाहिए, एंड के साथ सब्जेक्ट मार्क्स लेस देन आर इक्वल टू 100 होनी चाहिए थी। ठीक है, चलें इससे आगे चलते हैं। अगर ये पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स क्या हैं जी 65 हैं, तो उस सूरत में हम एल्स इफ पे नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे, सब्जेक्ट मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70। अब ये भी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो इसलिए इस बच्चे को ए ग्रेड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, सब्जेक्ट मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। अब यहाँ पे आके थोड़ा आपका कंपैरिजन ट्रू हो रहा है, क्यों कि सब्जेक्ट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 है, सब्जेक्ट क्या के मार्क्स क्या है 65 है, 65 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने पर क्या होगा, ग्रेड आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। ग्रेड के वेरिएबल को क्या वैल्यू सेट हो जाएगी, बी सेट हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा बेटा कि कंपैरिजनल जो हमारे पास डिसीजनल स्टेटमेंट्स आती हैं, इफ है, एल्स इफ है, इसकी जो कंडीशन जहां पर ट्रू हो जाती है और आपका प्रोसेस क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, प्रोसेस यहाँ पर ग्रेड बी असाइनमेंट हो गया है, तो अब रेस्ट ऑफ एनी कंडीशन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब कोई कंडीशन नेक्स्ट जो है वो परफॉर्म नहीं होगी कि मार्क्स को आप चेक करें 50 के साथ, 40 के साथ या 33 के साथ, ये चेकिंग नहीं होगी। क्यों कि हमारी एक कंडीशन एल्स इफ की एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ओवरऑल आपकी वो जो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है एल्स इफ की, वो क्या होती है, अपना काम कर जाती है। उसका कंडीशन ट्रू कोई एक भी हो गई तो अब आपका कंट्रोल क्या होगा, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर पर आ जाएगा, आपका एंड हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगी इस एल्स इफ की स्ट्रक्चर की पूरी की। ठीक है, यानी यहाँ पर जैसे हम 65 की एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं तो आपका बी ग्रेड असाइन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा प्रोग्राम कंट्रोल और राइट कर देगा ग्रेड को सिंपली जो आपका आउटकम रिक्वायर्ड है, और उस पर आपका प्रोग्राम क्या करेगा, एंड कर जाएगा। ओके बेटा, यहाँ तक हमने कुछ एल्गोरिदम्स की डिस्कशन की है, इस पर हम मजीद क्लास के अंदर भी लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, दैट इज़ फ्लो चार्ट। हमने बात की थी कि हम प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम जो करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कर रहे हैं उसमें पहला स्टेज हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेटमेंट का किया, डेफिनेशन का, उसके बाद एनालिसिस किया। एनालिसिस पर हमने रूट कॉजेज, रीजंस, अंडरस्टैंडिंग क्लियर की, अपने प्रॉब्लम सिचुएशन की, और उस पर हमने डिज़ाइन फेज पर आए। तो डिज़ाइन फेज के ऊपर हमारे पास दो मेजर सब स्टेजेस आती हैं। पहली सब स्टेज उसकी क्या है, लॉजिकल डिज़ाइन, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। उसमें पहला पार्ट है उसका एल्गोरिदम का, जो भी हमने कर लिया। सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, वही जो एल्गोरिथमिक स्टेप्स हैं उनको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देनी है। डायग्रामेटिक सिंबल्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करते हुए हमने उसको क्या कर देना है, फिगर में रिप्रेजेंट कर देना है। डायग्रामेटिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम्स। और उसको हमने कैसे डिजाइन करना है, उसके लिए स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स मौजूद हैं, उनको हमने यूज करते हुए अपना फ्लो चार्ट एल्गोरिथम के साथ डिजाइन करना है। और हर सिंबल का अपने खास मीनिंग होता है फ्लो चार्ट के अंदर, और ये जो डिफरेंट सिंबल्स हैं उन सबको किस तरह से लिंक किया जाता है, फ्लो लाइंस के थ्रू या एरो लाइंस के थ्रू जो होता है वो लिंक अप किया जाता है, जो कि डायरेक्शन आपको अपने फ्लो चार्ट के अंदर डिस्प्ले करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है जी फ्लो चार्ट की, फ्लो चार्टिंग मेथोडोलॉजी क्यों यूज की जाती है, इट इज यूज टू एनालाइज, इंप्रूव, डॉक्यूमेंट एंड मैनेज अ प्रोसेस और अ प्रोग्राम। और फ्लो चार्ट को जो डिजाइन किया जाता है वो क्या है, flow chart is to write the sequence of steps and logic for solving a problem before writing the full computer program. computer program fully आपको कोड करने से पहले ये आपका डिजाइन फेज के अंदर आपके पास एक सेकंड सब फेज है लॉजिकल डिजाइन का, दैट इज फ्लो चार्ट, फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम करते हैं। प्रोग्राम लिखने से पहले, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले हमें इसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ये हमने ड्रॉ करना होता है। फ्लो चार्ट डिपिक्ट्स थ्रू इमेजेस हाउ अ प्रोसेस is performed from start to finish, typically in sequential order. Obviously ये sequential order में, जब algorithm sequence में है तो ये भी sequential होता है। Used in development of business plans, designing algorithms and determining troubleshooting steps. ये हमारे पास जब बना हुआ होता है तुम्हारे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, जो अगर आपके कोई इश्यूज आते हैं
उनको भी फिगर आउट करना क्या होता है। आफ्टर योर प्रोग्राम इंस्टॉलेशन वहाँ पर भी ट्रबल शूटिंग में भी आसानी होती है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करना ट्रबल शूटिंग में आता है। ओके जी, आपकी बुक के लिहाज से क्यों फ्लो चार्ट्स को यूज किया जाता है? फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फ्लो चार्ट्स आर इम्पोर्टेंट। व्हाई? It helps the viewer to understand a process, showing the required input and output, understanding of relationship among different process steps, helping with decision making, tracking the process flow, highlighting the important steps and eliminating unnecessary steps। यानी कि जब फ्लो चार्ट बना होता है तो वो देखने वाले के लिए बजाय इसके कि पढ़ के समझना, वो उसकी फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन से आसानी से समझ लेते हैं। उसमें डायरेक्ट हमें नजर आ जाते हैं क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, और इसके अलावा ये कि जो डिफरेंट प्रोसेस स्टेप्स लिखे जा रहे हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या आ रहा है, और डिसीजंस लेने में भी आसानी हो जाती है, और ओवरऑल प्रोसेस की ट्रैकिंग आसान होती है, और उसमें हम अननेसेसरी स्टेप्स को भी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। सो ओवरऑल व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा एक जो डेवलपर है जिसने हमारे लिए फ्लो चार्ट डेवलप किया है, उसकी लॉजिक की कम्युनिकेशन जो होती है वो क्या होती है, आसानी से दूसरे डेवलपर्स तक, दूसरे प्रोग्राम कोडर्स तक जाती है। इसके अलावा ये कि इफेक्टिव एनालिसिस के लिए हम फ्लो चार्ट्स को यूज करते हैं। इससे बजाय इसके कि टेक्सचुअल डेटा को देख के एनालाइज किया जाए, उससे ज़्यादा आसानी से क्या होता है, फ्लो चार्ट से एनालिसिस किया जाता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। एफिशिएंट कोडिंग के लिए बहुत इसकी इफेक्टिवनेस से यूज़ किया जाता है इसको। और प्रॉपर डिबगिंग, डिबगिंग क्या होती है, जब आपके प्रोग्राम के अंदर कोई बग और एरर जनरेट हो जाता है तो उसको भी डिबग करने के लिए, रिमूव करने के लिए फ्लो चार्ट्स क्या है, हमें आसानी देते हैं। और आपकी एफिशिएंट प्रोग्राम डिबगिंग होती है, जब प्रोग्राम बनने के बाद भी हमारे पास एरर्स आते हैं तो उनको भी रिमूव करने में फ्लो चार्ट्स हमें ओवरऑल हेल्प आउट कर रहे होते हैं। व्हाट वी हैव लर्न टुडे बेटा, आज के इस लेक्चर में हमने एल्गोरिदम्स की अंडरस्टैंडिंग ली, कुछ थोड़ी बुक एग्जांपल्स के थ्रू। बाकी हमने फ्लो चार्ट का इंट्रोडक्शन लिया है, उसकी इंपॉर्टेंस को देखा, उसके यूजेस को देखा और एडवांटेजेस पर बात की है। सो ओवरऑल बेटा, इन सारे टॉपिक्स में अगर आपको कोई प्रोसेस में कोई अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आता भी है, यू कैन आस्क मी, आई एम हेयर फॉर यू। और इसके अलावा ये कि मेरे पास बुक में मजीद एल्गोरिदम एग्जांपल्स भी हैं जो इंशाल्लाह हम अपनी लाइव क्लास के अंदर करेंगे। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी विल डू, फ्लो चार्ट रिक्वायरमेंट्स, सैम्पल्स एंड फ्लो चार्ट प्रैक्टिस इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।